पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पदार्थ जो टॉपिक है जिसे मैटर या सब्सटेंस कहते हैं, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हमको पढ़ने। तो सबसे पहले हम पदार्थ के स्टेट्स, इसके स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें हम ठोस के बारे में पढ़ेंगे। ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, जिसे ठोस को बोलते हैं सॉलिड, द्रव को बोलते हैं लिक्विड। उसके बाद गैस, जिसे गैसेस बोलते हैं, वो क्या होता है। इसके बाद प्लाज्मा के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। इसके बाद बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में किसी बुक में बहुत कम लिखा हुआ मिलता है, उसके जो एग्जाम्पल है वो भी बहुत कम मिलते हैं, लेकिन आज हम इसके बारे में एग्जाम्पल भी जानेंगे और ये भी जानेंगे बीईसी होता क्या है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके बाद उसमें देखते हैं कि जब ताप और दाब, टेम्परेचर और प्रेशर को अगर घटाया या बढ़ाया जाता है तो पदार्थ के स्टेट्स में कौन कौन से चेंजेस आते हैं उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम संगलन, जिसे फ्यूजन बोलते हैं, उसके बारे में जानेंगे कि संगलन क्या होता है। इसके बाद हम वाष्पीकरण, जिसे वेपोरेशन बोलते हैं, उसके बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, वेपोरेशन क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पीकरण के बाद हम संघनन के बारे में जानेंगे, जिसे कंडेंसेशन बोलते हैं, उसके बारे में जानेंगे कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन के बाद हम जमना या सॉलिडेशन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम ऊर्ध्वपातन, जिसे सब्लिमेशन बोलते हैं, इसके बारे में जानेंगे सब्लिमेशन क्या होता है। इसके बाद इसका उल्टा होता है निक्षेपण, ऊर्ध्वपातन का उल्टा होता है निक्षेपण, जिसे रिवर्स सब्लिमेशन भी बोलते हैं या फिर डिपोजिशन भी बोलते हैं, डिपोजिशन। उसके बारे में जानेंगे डिपोजिशन क्या होता है। इसके बाद हम इसके बाद क्वथनांक, जिसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, इसके बारे में जानेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। इसके बाद हम गलनांक, जिसे मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, इसके बारे में जानेंगे कि क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। गलनांक के बाद हम गुप्त ऊष्मा, जिसे लेटेंट हीट बोलते हैं, लेटेंट हीट क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे कि लेटेंट हीट क्या होता है। इसके बाद प्रसुप्त ऊष्मा के बारे में जानेंगे कि प्रसुप्त ऊष्मा क्या होती है, जिसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे नजर डालेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो अगर चाहे आप सीबीएसई से हो या फिर स्टेट बोर्ड हो या फिर आप कोई प्रिपरेशन भी कर रहे हो, तो मैटर से वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है जो एग्जाम में पूछता है, चाहे प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो उसमें पूछता है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए पदार्थ टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पदार्थ क्या होता है और इसके कौन कौन से स्टेट्स होते हैं। तो यहाँ देखिए पदार्थ, जिसे मैटर या सब्सटेंस बोलते हैं, मैटर या सब्सटेंस। पदार्थ क्या होता है, वह वस्तु हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, इसको अगर हम इस हाथ पर रख देते हैं, ये क्या किया है, जितना भी दूर में है ये अपना स्पेस घेरा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि वह वस्तु जिसका आयतन होता है, जो स्थान घेरती है, जिसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है आयतन, मतलब जो स्थान घेरती है, और जिसका शेप होता है, जिसका आकार होता है, उसको क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, स्टेट्स के बारे में। तो पदार्थ की वैसे नॉर्मली जनरली तो 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन अभी 5 अवस्थाएं हम यहाँ देखेंगे, लेकिन जब भी आगे पढ़ेंगे तो 3 अवस्थाओं के बारे में ही पढ़ेंगे। तो स्टेट्स, अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। तो सबसे पहली अवस्था होती है पदार्थ की, सबसे पहली अवस्था होती है सॉलिड, जिसे ठोस कहते हैं। ठोस क्या होता है, अभी ये देखिए, ये जो मार्कर है
ये क्या है, सॉलिड है कि लिक्विड है। ठोस क्या होता है, वह चीज जिसको अगर किस कहीं रख दिया जाता है तो वो स्पेस कवर करती है, मतलब जिसका जो वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है वो फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए मार्कर है, अगर इसको यहाँ रख देते हैं तो इसका ये अपना स्पेस घेर लिया है, जितना भी इसका स्पेस है, जितना भी स्थान है उसको घेर लिया है, और इसके बाद इसका जो आयतन है वो फिक्स होता है, मतलब जिसका वह वस्तु जिसका आयतन निश्चित होता है और जिसका आकार निश्चित होता है, जिसका आकार निश्चित होता है। जैसे जो मार्कर है इसका शेप निश्चित है, इसका शेप फिक्स है, ये कितना लंबा है, कितना मोटा है, इसका जो शेप है वो निश्चित है, इसका शेप जो है फिक्स है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा होता है द्रव, जिसे लिक्विड बोलते हैं। लिक्विड क्या होता है, हम लोगों ने पानी देखा है, दूध देखा है, जिसे वाटर मिल्क बोलते हैं। वो क्या होता है कि हम जिस चीज में उसको रखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई ग्लास है या फिर कोई पॉट है, बाउल है, थाली है, या फिर जो भी बर्तन है, अगर जिस चीज में उसको रखते हैं वो क्या करते हैं, उतना स्पेस कवर कर लेती है। मतलब जो द्रव होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, निश्चित होता है। और लेकिन अगर उसको गिलास में रखते हैं तो गिलास का शेप में हो जाती है, उसको बाउल कटोरे में रखते हैं तो कटोरे का शेप, जिस पॉट में रखते हैं, जिस चीज में रखते हैं वो उसका शेप ले लेती है। इस वजह से उसका जो शेप है वो फिक्स नहीं होता है, तो उसका जो शेप होता है वो अनिश्चित होता है। कहने का मतलब ये है कि वह वस्तु जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है उसे क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। तीसरा होता है गैस, गैसेस। ये क्या होता है, इसका जो आयतन होता है वो अनिश्चित होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई पॉट है, कोई बर्तन है, आप उसमें चाहें कि गैस भर लें तो ये तो पहले पॉसिबल नहीं है। उसके बाद ये देखते हैं कि वो कोई स्थान नहीं घेरती, गैस कोई स्थान घेरती नहीं है, उसका कोई वॉल्यूम नहीं होता है, तो गैस जो है वो कोई स्थान नहीं घेरती है। इस वजह से उसका आयतन जो वॉल्यूम होता है वो अनिश्चित होता है और इसका शेप भी अनिश्चित होता है। उसको जिस चीज में रखा जाता है उसका वो शेप नहीं लेती है, गैस जो होता है उसका शेप नहीं लेती, मतलब उसका जो आकार होता है वो भी अनिश्चित होता है। तो वह वस्तु जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है उसे क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। चौथा जो स्टेट होता है वो होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा भी एक गैसीय पदार्थ की गैसीय अवस्था है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो ऐसा गैस होता है जो आयनीकृत होता है, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव आयन होते हैं, जिसमें धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन होते हैं। मतलब एक ऐसी गैस, एक ऐसी गैसीय व्यवस्था, एक ऐसी गैसीय अवस्था जिसमें जो आयनीकृत होती है, एक ऐसी गैसीय अवस्था जो आयनीकृत होती है उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। आपने नियॉन बल्ब देखा होगा, ये रेड कलर का जलता है नियॉन बल्ब, इसमें नियॉन गैस भरी होती है, नियॉन गैस भरी होती है। इसमें क्या होता है कि ये देखिए दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक ऐसे ट्यूब होता है और ट्यूब में ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं एनोड कैथोड, जब इसमें इलेक्ट्रिक दी जाती है तो ये क्या होते हैं, इसके जो आयन होते हैं एक तरफ से दूसरे तरफ इधर उधर जाने लगते हैं और ये क्या होता है, रेड कलर का लाइट देता है। इसे ही साइंटिस्ट ने इस रेड कलर, ये रेड कलर का जलता है और इसी अवस्था को साइंटिस्ट ने क्या कहा है, प्लाज्मा कहा है। प्लाज्मा कहा है मतलब ये इसमें जो ये आयन होते हैं, ऋण आयन, धन आयन, जो पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन होते हैं, वो एक तरफ से दूसरे तरफ जाने लगते हैं, इससे क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। इस गैस की इस अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। मतलब ऐसी वह गैसीय अवस्था जो आयनिक होती है, जिसमें धन आयन ऋण आयन होते हैं, उसे प्लाज्मा कहते हैं। नियॉन गैस इसका एग्जाम्पल है, नियॉन बल्ब या नियॉन गैस इसका एग्जाम्पल है। फिफ्थ जो होता है वो होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन संगणन। बोस जो है हमारे इंडिया के सत्येंद्र नाथ बोस, एस.एन. बोस हमारे इंडिया के साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक ऐसी अवस्था की खोज की जिसमें
इसमें ऐसा कहा जाता है वायुमंडल के 1 लाख में भाग जितनी गैस घनत्व वाली गैस को निम्न ताप पर ठंडा करके एक गाढ़ा द्रव प्राप्त किया जाता है, जिसे बोस-आइंस्टीन संघनन कहते हैं। इन्होंने एक ऐसे द्रव को गैस को ठंडा करके एक ऐसी अवस्था बनाई जिसमें गाढ़ा द्रव बना और इन्होंने इसे आइंस्टीन के साथ शेयर किया और उसके बाद इसे बोस-आइंस्टीन संघनन गैस इसको नाम दे दिया गया। मतलब इसमें क्या होता है कि कोई एक ऐसी गैस जिसको इतना ठंडा किया जाता है, इतना ठंडा किया, निम्न ताप पर इतना ठंडा किया जाता है कि वो एक गाढ़ा द्रव बन जाता है। जैसे हम क्या देखते हैं कि जैसे पानी होता है, पानी थोड़ा कम गाढ़ा होता है, उससे गाढ़ा क्या होता है जूस, जैसे आम का जूस होता है, मैंगो जूस होता है, वो थोड़ा गाढ़ा होता है। लेकिन ये जो BEC जो होता है, ये जो स्टेट होती है, इसमें जो द्रव होता है वो उससे भी गाढ़ा होता है। इसका एक एग्जांपल बोलते हैं जैसे हीलियम 4 बोलते हैं। हीलियम 4 ये क्या होता है कि इसी को या फिर हीलियम ही बोल देते हैं, इसी को इन्होंने इतना ठंडा किया था बोस और आइंस्टीन ने कि वो इतना गाढ़ा द्रव हो गया था जिसे इन्होंने संघनित किया था। संघनित क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग पहले पढ़े हैं वाटर साइकिल में क्या होता है कि जो समुद्र या नदी का जो पानी होता है वो वेपराइज होता है। वेपराइजेशन होने के बाद उसमें जो कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है, उसी को संघनन बोलते हैं। मतलब वह अवस्था जब गैस द्रव में परिवर्तित हो जाती है और परिवर्तित होने के बाद वो बूंद के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। तो ये वाटर साइकिल को हम पहले पढ़े हैं। तो मतलब जब गैस द्रव में परिवर्तित हो जाती है, उससे क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। और इसी तरह से संघनित किया गया था। एक गैस को बहुत निम्न ताप पर संघनित किया गया था और क्या पाया गया कि जब गैस को बहुत निम्न ताप पर संघनित किया गया तो एक गाढ़ा द्रव प्राप्त हुआ, जिसे इन्होंने BEC नाम दिया। तो ये होता है, मतलब BEC क्या होता है, गाढ़ा द्रव होता है। और प्लाज्मा होता है, ये आयनिक गैस होती है। ये जो गैस होता है वो आयनीकृत होती है, आयोनाइज्ड गैस होती है। तो इसका एग्जांपल नियॉन गैस और इसका एग्जांपल इसमें मान लीजिए हीलियम इसका एग्जांपल ये, इसी को इन्होंने ठंडा किया था और गाढ़ा द्रव प्राप्त किया था। तो BEC क्या होता है, गाढ़ा द्रव होता है। तो अब हम जब भी आगे पढ़ेंगे तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये जो है, ये वाली जो अभिवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इस पे तो अभी भी रिसर्च चल रहा है। ये वाली जो अवस्था है इसकी खोज हुई है, फिर भी अभी इसे कहीं दिया नहीं गया है, इसको पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो आगे अब जब भी हम पढ़ेंगे तो सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं कि अगर मैटर जो पदार्थ है, पदार्थ की जो ये अवस्थाएं है सॉलिड, लिक्विड, गैस, अगर इनमें ताप और दाब घटाया या बढ़ाया जाता है तो इसकी अवस्था में क्या परिवर्तन होता है, उससे अब देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमने लिख दिया है ठोस, द्रव, गैस और यहाँ लिख दिया है दाब। दाब को अगर बढ़ाया जाता है मतलब इंक्रीज किया जाता है या फिर डिक्रीज किया जाता है, बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है, तो ठोस में क्या परिवर्तन होता है। हमने अभी पढ़ा था कि ठोस का जो आकार होता है वो निश्चित होता है। मतलब कि अगर चाहे इस पे दाब बढ़ाया जाए या घटाया जाए, इसका जो आकार है वो फिक्स रहेगा और इसका जो आयतन है वो भी फिक्स रहेगा। मतलब अगर चाहे दाब बढ़ाया जाए ठोस का, तो चाहे दाब बढ़ाया जाए या घटाया जाए, इसका जो आकार है और जो आयतन है वो फिक्स रहेगा। मतलब ठोस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये जैसे मान लीजिए सीडीएस में या फिर प्रिपरेशन में पूछता है, जैसे मान लीजिए ये कोई रबड़ है, अगर इसको हम घिस देते हैं, ऐसे घिस देते हैं तो ये इतना बड़ा हो जाता है। क्या ये ठोस है? उसके बाद देखिए जो चीनी होता है, शुगर के क्रिस्टल होते हैं, चीनी के क्रिस्टल होते हैं, ऐसे होते हैं, चौकोर जैसे होते हैं जो चीनी के क्रिस्टल। इनको पूछता है कि अगर किसी पॉट में किसी बर्तन रखे जाते हैं तो उसी का आकार ले लेते हैं, जबकि ये दिखाया जाता है कि ठोस जो होता है
जो सॉलिड होता है अगर उसे उसका जो आकार होता है वो निश्चित होता है, शेप निश्चित होता है, उससे किसी भी चीज में ढाला जाए तो उसका आकार नहीं लेता है। तो क्या ये जो चीनी है, ये जो शुगर के क्रिस्टल हैं, शुगर के क्रिस्टल हैं, अगर इसे किसी बर्तन में रखा जाता है तो ये उसका शेप ले लेता है। तो क्या ये सॉलिड है? उसके बाद देखिए हम लोगों ने स्पंज देखा है। स्पंज जैसे हम लोग कल कभी देखते हैं, ये गेंद होती है ऐसे वाली, स्माइली वाली गेंद देखे हैं आप लोग, ऐसे स्माइली वाली। इसको जब दबाते हैं, इसे दबाते हैं तो ये पचक जाता है। तो ये पचक जाता है तो क्या इसमें गैस तो भरी है, लेकिन ये क्या, अगर ये पचक जाता है तो ये क्या सॉलिड है? इसी तरह से एक स्प्रिंग आप लोग देखे होंगे, ऐसे स्प्रिंग होती है स्प्रिंग। इसको जब अगर प्रेस करते हैं, दबाते हैं तो इसका जो साइज होता है ऐसा हो जाता है, और जब तो इसका जो साइज होता है ऐसा होता है। तो ये क्या बताइए कि ये जो रबर है, रबर, ये शुगर क्रिस्टल, स्पंज और ये स्प्रिंग, क्या ये सॉलिड है? तो देखिए इसमें सॉलिड कैसे है। रबर जो है जब इसको ऐसे घिसा जाता है तो ऐसे बढ़ जाता है, लेकिन जब छोड़ दिया जाता है ये पुनः अपने आकार में, अपने शेप में पुनः आ जाती है। मतलब सॉलिड क्या होता है, चाहे उसको दबाया जाए या कितना भी दबा दिया जाए, वो अपने शेप में फिर से वापस आ जाती है। तो वो क्या होता है, सॉलिड होता है, क्योंकि इसका आकार जो होता है वो फिक्स होता है। तो जब रबर को छोड़ दिया जाता है तो ये फिर से अपने शेप में आ जाती है, इसलिए रबर जो है वो सॉलिड है। इसका आंसर क्या होगा कि रबर सॉलिड है। अब देखिए शुगर क्रिस्टल, जो शुगर होता है अगर किसी को किस चीज में उसको रख दिया जाता है, जैसे मान लीजिए किसी पॉट में अगर उसको शुगर को रख दिया जाता है तो उसका शेप ले लेता है। लेकिन जो शुगर के सबसे छोटा वाला क्रिस्टल, जैसे मान लीजिए आप 1 किलो चीनी खरीदते हैं, उसका एक क्रिस्टल अगर लेके देखते हैं, एक क्रिस्टल जो मान लीजिए चाहे जिस शेप का होता है, या गोल हो सकता है या फिर चौकोर हो सकता है, तो आप उसको देख रहे हैं कि ये जो चीनी का जो क्रिस्टल होता है ऐसे चौकोर होता है, वो वाले को अगर किसी चीज में रखेंगे तो उसका शेप नहीं लेगा, क्योंकि ये जो है ये सॉलिड है, ये ठोस चीज है। ये इसके एक क्रिस्टल को देखना है कि अगर शुगर के एक क्रिस्टल किसी चीज में रखा जाता है तो उसका वो किसी चीज का शेप नहीं लेता है, जबकि अगर बहुत सारे शुगर क्रिस्टल को रख दिया जाता है तो वो शेप ले जाता है। मतलब अगर इसके एक क्रिस्टल को देखा जाए तो सॉलिड है, और अगर सारे को मिलाकर देखा जाए फिर भी सॉलिड है, क्योंकि वो सारे के सारे क्रिस्टल ही हैं। तो शुगर चाहे जितना भी हो, वो जो होता है वो सॉलिड ही होता है। स्पंज जो होता है उसमें गैस भरी होती है, जब उसको दबाते हैं तो पचक जाता है, फिर उसको छोड़ देते हैं तो फूल जाता है। मतलब क्या होता है, ये भी सॉलिड चीज है, क्योंकि ये पुनः अपने आकार में आ जाता है। इसी तरह स्प्रिंग जो होता है उसको ऐसे दबाते हैं तो छोटा हो जाता है, फिर जैसे ही छोड़ते हैं फिर वो अपने आकार में आ जाता है। क्या, क्योंकि जो ठोस होता है उसका आकार जो फिक्स होता है, शेप जो होता है उसका फिक्स होता है, इसलिए जो स्प्रिंग है ये भी सॉलिड होता है। ये ऐसे जो टाइप के क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछता है। अब देखिए जो द्रव होता है इसमें क्या परिवर्तन होता है। द्रव में हमने पढ़ा है कि द्रव का जो आयतन होता है वो फिक्स होता है, आकार फिक्स नहीं होता है। तो अगर मतलब देखिए अगर किसी बर्तन में अगर द्रव को रखा गया है, उस पर अगर दाब लगाते हैं तो क्या होगा, उसका आयतन बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा। उसका आयतन बढ़ जाएगा, शेप तो वैसे भी फिक्स नहीं होता है। तो अगर द्रव पे अगर प्रेशर लगाया जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। अब गैस में क्या होता है, अगर गैस पे अगर प्रेशर अगर इंक्रीज किया जाता है, जैसे मान लीजिए किसी चीज में अगर गैस को इकट्ठा करके उस पर बहुत तेज प्रेशर किया जाता है, उसको संपीड़न भी बोलते हैं, संपीड़ित किया जाता है, तो गैस जो है वो लिक्विड में आ जाती है, द्रव में हो जाती है, द्रव लिक्विड स्टेट में आ जाती है। जैसे हम लोग देखे हैं कि हमारे घरों में जो एलपीजी सिलेंडर होता है, एलपीजी सिलेंडर होता है, उसमें जो गैस भरी होती है वो द्रव अवस्था में भरी होती है, द्रव रूप में भरी होती है, और जब उसको छोड़ते हैं तो वो गैस के रूप में बाहर निकलने लगती है। इसी तरह से जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, उसमें भी जो गैस होती है उसको संपीड़ित करके उसमें भरा जाता है। तो मतलब अगर दाब बढ़ाया जाता है तो ठोस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, द्रव में आयतन उसका बढ़ जाएगा और गैस को
उसको लिक्विड में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये होता है, अगर दाब को बढ़ाया जाता है तो पदार्थ के इन तीनों अवस्थाओं में ये परिवर्तन होते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि अगर ताप बढ़ाया जाता है तो क्या परिवर्तन होता है। तो चलिए यहाँ हमने ठोस द्रव गैस लिख दिया और ये लिख दिया है ताप, जिसको टेम्परेचर है। इसको अगर घटाया जाता है, अगर बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है या फिर डिक्रीज किया जाता है, बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है, तो इन तीनों अवस्थाओं में क्या परिवर्तन होता है। देखिए, जो ताप होता है जब उसको बढ़ाया जाता है तो ठोस का जो आकार होता है, इसमें छोटे छोटे ऐसे क्रिस्टल होते हैं। मान लीजिए कोई चौकोर चीज है, इसके क्रिस्टल ऐसे होते हैं। अगर जब इसके ताप को बढ़ाया जाता है तो ये क्रिस्टल क्या होता है, दूर होने लगते हैं। मतलब इसका जो आकार है वो परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो सकता है और इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसकी जो क्रिस्टल है उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है ठोस में तो उसके क्रिस्टल दूर होने लगते हैं, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाता है। अगर ताप बढ़ाया जाता है तो ठोस में एक और चीज होता है कि ये द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठोस जो है, सॉलिड जो है वो लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बर्फ है, बर्फ को अगर गर्म किया जाता है तो वो क्या होता है, पानी में परिवर्तित हो जाता है, जल में परिवर्तित हो जाता है, लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से अगर द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो द्रव में भी ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, इसमें भी अगर ताप बढ़ाया जाता है तो इसके पार्टिकल्स और दूर होने लगते हैं, इसकी भी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और दूसरा, द्रव पर अगर ताप बढ़ाया जाता है तो ये क्या होता है, गैस में चेंज हो जाती है। जैसे अगर कोई भी मान लीजिए जैसे पानी है, पानी को अगर गर्म किया जाता है तो हम देखते हैं कि वो गैस में परिवर्तित हो जाती है, और इसी तरह से गैस में भी होता है। अगर ताप बढ़ाया जाता है तो गैस की भी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इसकी भी गतिज ऊर्जा इंक्रीज हो जाती है। मतलब अगर तीनों में, ठोस द्रव गैस तीनों में अगर ताप बढ़ाया जाता है तो तीनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है और जो द्रव है वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। अगर ताप घटाया जाता है तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो और भी पास आ जाते हैं या फिर मान लीजिए सिंपल में रहते हैं, लेकिन जो द्रव होता है अगर इसमें ताप घटाया जाता है तो द्रव क्या होता है, द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि अगर फ्रिज में अगर पानी रख देते हैं तो क्या होता है, अगर उसको रख देते हैं, उसको ठंडा करते हैं तो वो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, मतलब अगर घटाया जाता है, अगर ये जो ताप है उसको डिक्रीज किया जाता है, घटाया जाता है तो द्रव क्या है, ठोस में परिवर्तित हो जाता है। और जो गैस है, गैस को के अगर तापमान को, जो टेम्परेचर है उसको डिक्रीज किया जाता है तो गैस क्या होता है, द्रव में, लिक्विड में चेंज हो जाता है। कोई भी गैस होती है, जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं कि जब हम पानी को अगर जब बॉयल करते हैं, उबालते हैं, तो जो गैस होता है अगर उसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं तो फिर देखते हैं वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, पानी में चेंज होता है, जो गैस होता है वो पानी में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से अगर ताप बढ़ाएंगे तो द्रव ठोस में परिवर्तित हो, ताप अगर घटाएंगे तो द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाएगा और गैस द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। ये चेंजेस आते हैं इन तीन अवस्थाओं में। अब चलिए एक डायग्राम हम आपको दिखाते हैं, उसमें आप ये सब पढ़ लेंगे कि संघनन क्या होता है, वाष्पीकरण, संघनन, जमना, ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण। ये 6 पॉइंट अभी हम एक डायग्राम के
से हम पढ़ लेंगे। तो चलिए उस डायग्राम को देख लेते हैं। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है, ये समझाने के लिए कि संघनन, वाष्पीकरण, संघनन, जमना, ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण क्या होता है। तो देखिए ठोस जो है, अगर इसको अगर टेम्परेचर, अभी हमने पढ़ा है टेम्परेचर के बारे में, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये द्रव में चेंज हो जाता है। अगर जब द्रव में चेंज होता है तो इस चीज को क्या कहते हैं, संगलन या फ्यूजन। फ्यूजन कहते हैं इस चीज को क्या बोलते हैं, जब ठोस द्रव में चेंज हो जाता है तो इसको फ्यूजन बोलते हैं। द्रव अगर गैस में चेंज हो जाता है तो उससे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण या वेपोरेशन, वेपोरेशन बोलते हैं। अब देखिए अगर गैस सीधे लिक्विड में चेंज हो जाता है, ये वाला अगर आप ये वाला देखते हैं तो गैस जो है अगर सीधे लिक्विड में चेंज हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं, संघनन, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। और उसके बाद अगर ये लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, जमना या सॉलिडेशन। हम लोग जो वाटर साइकिल पढ़ते हैं यहीं से शुरू होता है। लिक्विड जो है उसका वेपोराइजेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, तो गैस में चेंज हो जाता है, गैस फिर का कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होने के बाद वो क्या होता है कि लिक्विड में चेंज होके बारिश के रूप में नीचे गिर जाता है। ये तो वाटर साइकिल भी इसको बोल सकते हैं। ये देखिए यहाँ से वाटर साइकिल दिख रहा है, द्रव, गैस और संघनन होने के बाद लिक्विड। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, इसका जो एग्जाम्पल है ये क्या होता है कि बर्फ सीधे क्या होता है, बर्फ को अगर ताप बढ़ाया जाता है तो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। और इसमें क्या होता है, पानी को गर्म करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण होता है और वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसमें जो गैस होती है वो संघनित होती है तो लिक्विड में चेंज हो जाती है। और जो लिक्विड होता है वो जब उसका सॉलिडेशन होता है तो वो सॉलिड में ठोस बन जाता है। अब देखिए ये चीज जो होता है इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब क्या होता है, अगर ठोस जो सॉलिड चीज है अगर वो डायरेक्ट गैस में अगर चेंज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। अगर ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होता है कपूर हम लोग देखते हैं कि अगर जब हम लोग जलाते हैं तो सीधे गैस, सॉलिड से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। एक होता है फिनोल्फ्थलीन या नैप्थोलीन बोलते हैं उसको, जो कपड़ों को कीड़े मकोड़े से बचाते हैं और जो उसमें मौसम में जो चीजें उसमें लग जाती हैं उससे बचाने के लिए कपड़ों के साथ उसको डालते हैं, जैसे फिनोल्फ्थलीन उसको बोलते हैं, फिनोल्फ्थलीन। वो क्या होता है, एक व्हाइट कलर का होता है, उसको जब कपड़े में डाल देते हैं तो कुछ दिन के बाद अपने आप उड़ जाता है। उसमें क्या होता है कि यही ऊर्ध्वपातन क्रिया होती है और वह सीधे सॉलिड से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। और अगर गैस सीधे सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है तो इस चीज को बोलते हैं निक्षेपण। इस चीज को निक्षेपण या डिपोजिशन बोलते हैं। इस चीज को डिपोजिशन बोलते हैं जब गैस सीधे सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। इसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, बॉयल होने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और इसके बाद आता है गलनांक। वह निम्न ताप जिस पर कोई
ठोस द्रव में परिवर्तित होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ठोस, वह निम्नताप जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसे गलनांक कहते हैं, और वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसको क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आती है गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मीय ऊर्जा जो किसी पदार्थ के ताप को स्थिर रख के उसके अवस्था में परिवर्तन कर देती है। मतलब इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा पदार्थ जिसे अगर हीट किया जाता है तो उसका जब तक कुछ समय तक उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता है, कुछ देर के बाद उसका टेम्परेचर चेंज होता है। मतलब इसका जो एक प्रैक्टिकल है, जैसे मान लीजिए आइस है, आइस को अगर जो बर्फ है उसको अगर गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होता है, अगर इसको हम थर्मामीटर से नापते हैं तो इसका जो भी टेम्परेचर दिखाता है, जितना भी टेम्परेचर दिखाता है, जब तक ये लिक्विड हो जाता है, जब तक ये लिक्विड हो जाता है तब भी हम इसका जब टेम्परेचर देखते हैं तो इसका उतना ही टेम्परेचर रहता है जितना जब ये सॉलिड रहता है और जब ये लिक्विड रहता है, तो दोनों का टेम्परेचर जो है सेम रहता है। जबकि हम इसको गर्म करते हैं, लेकिन क्या होता है कि इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। टेम्परेचर कब चेंज होता है, जब ये लिक्विड होने के बाद इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ये जो ऊष्मीय ऊर्जा इसको दी गई है, बर्फ से लिक्विड होने में जो इसको ऊष्मीय ऊर्जा दी गई है उसको क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। मतलब इसमें जो ऊष्मा है वो छिपी रहती है, गुप्त मतलब छिपी रहती है, जो उसमें ऊष्मीय ऊर्जा होती है वो छिपी रहती है। बर्फ से लिक्विड होने में जो ऊष्मा लगती है उसको गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। मतलब वह ऊष्मीय ऊर्जा जो किसी पदार्थ के ताप को स्थिर रख के उसके अवस्था में परिवर्तन कर देती है, उसे क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब जो बर्फ है ये लिक्विड में चेंज हो जाता है, लेकिन इसका जो टेम्परेचर वो चेंज नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। और गुप्त ऊष्मा के बाद आते हैं प्रसुप्त ऊष्मा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। ये क्या होता है, एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए ये लिक्विड हो गया है, लिक्विड को अगर हमको अब इसको चेंज करना है, इसका अब टेम्परेचर बढ़ाना है, जैसे मतलब अभी थोड़ा थोड़ा ये उबलने लगे, तो इसको जितनी भी ऊष्मा दी गई है उसको क्या कहते हैं, प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। लिक्विड को जब थोड़ा थोड़ा हल्का सा उसमें चेंज होने लगता है, उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, इसके बीच जो ऊष्मा दी जाती है उसको क्या कहते हैं, तो प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये एक वायुमंडलीय दाब पर नापा जाता है। 1 किलोग्राम ठोस के लिए इसको बोला जाता है। 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला जो पॉइंट है इसको अब कवर कर लेते हैं। तो देखिए ये है क्वेश्चन जो अक्सर पूछता है। इसमें सबसे पहला जो है वो घनत्व पूछता है कि घनत्व किसका सबसे ज्यादा होता है, ठोस का, द्रव का या गैस का। अभी हमने पढ़ा था कि जो ठोस होता है उसका जो घनत्व होता है निश्चित होता है, मतलब वॉल्यूम भी उसको बोलते हैं। जो घनत्व होता है निश्चित होता है, द्रव का भी घनत्व निश्चित होता है, गैस का अनिश्चित होता है। तो इसमें सिंपल सा है कि जो ठोस होता है उसका जो घनत्व है, जो वॉल्यूम है सबसे ज्यादा होगा, द्रव का उससे कम होगा और गैस का सबसे कम होगा। इसके बाद अंतर आणविक आकर्षण बल, इसका मतलब होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसको बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो ठोस होता है उसमें देखिए जो पार्टिकल होते हैं, इसके अंदर के जो पार्टिकल होते हैं ये बिल्कुल पास पास रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो है बहुत सॉलिड होता है। सॉलिड होने की वजह से बहुत कड़ा होता है। तो जो ठोस होता है, द्रव और गैस, इसमें जो है
इसके जो पार्टिकल होते हैं बहुत पास पास होते हैं, जिसकी वजह से इसमें जो अंतराणविक आकर्षण बल होता है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो ज्यादा होता है। द्रव में उससे थोड़ा कम होता है, गैस में सबसे कम होता है। अब देखिए अंतराणविक स्थान, इंटरमोलिकुलर स्पेस, जैसे अभी हमने बताया कि देखिए इसमें जो पास पास पार्टिकल जो होते हैं सॉलिड में पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर दूर होते हैं और गैस में बहुत दूर दूर होते हैं। तो इसमें ये पूछ रहा है कि किसका सबसे ज्यादा होता है। अंतराणविक स्थान में जो वो इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉरी स्पेस होता है, अंतराणविक स्थान इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, वो सबसे ज्यादा किस में होता है। तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, देखिए गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे मान लीजिए गैस का एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, द्रव का एक पार्टिकल यहाँ 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 ऐसे होते हैं, और ठोस का जो सॉलिड होता है उसका बिल्कुल पास होते हैं। तो इतना दूर दूर होता है, इसलिए गैस का जो अंतराणविक स्थान होता है वो सबसे ज्यादा होता है, द्रव में थोड़ा उससे ज्यादा होता है, और गैस का ठोस का सबसे कम होता है। जो अंतराणविक स्थान होता है, जो पार्टिकल्स के जो बीच की जो दूरी होती है वो सबसे कम ठोस में होती है। गति जो है हमने देखा था कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस का जो टेम्परेचर, गैस की जो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी थी वो सबसे ज्यादा हो गई थी। गैस के जो पार्टिकल्स बहुत तेजी से कंपन करने के बाद बहुत तेजी से इधर उधर घूमने लगते हैं, और द्रव में जो होता है इसके पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होने के बाद इसमें भी ज्यादा कंपन होता है, तो इसकी भी गतिज ऊर्जा गैस से थोड़ी कम होती है और ठोस से ज्यादा होती है। अब देखिए प्रसार, एक्सपेंशन। अब ये पूछता है कि प्रसार किस में ज्यादा होता है। प्रसार का मतलब है एक्सपेंशन, इसको इंग्लिश में एक्सपेंशन बोलते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा जो परफ्यूम होता है, हम लोग कभी कभी ऐसे मारते हैं, जिस साइड में मारते हैं उस साइड में आ जाता है। मतलब प्रसार का मतलब है जिस एक ही दिशा में, एक ही दिशा में। प्रसार का मतलब है कोई चीज जब एक ही दिशा में बढ़ती है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रसार बोलते हैं। तो गैस में क्या होता है, जो प्रसार होता है सबसे ज्यादा होता है, द्रव में उससे थोड़ा कम होता है, और ठोस में सबसे ज्यादा कम होता है। तो एक्सपेंशन जो होता है सबसे ज्यादा गैस में होता है। और विस्तरण, इसका मतलब है इधर ही फैल जाना, इधर फैल जाना, इधर फैल जाना, मतलब चारों तरफ वायुमंडल में चाहे रूम है या फिर जो जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ अगर ऐसे चीज जो चारों तरफ फैल जाते हैं उसको विस्तरण बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम एलपीजी सिलेंडर अगर कभी खुला छोड़े तो हम लोग देखते हैं कि वो चारों तरफ उसका गंध आने लगती है, तो वो गैस होती है। तो गैस का जो होता है वो विस्तरण सबसे ज्यादा होता है, डिफ्यूजन इसको बोलते हैं। और उसके बाद द्रव में उससे ज्यादा डिफ्यूजन होता है, ठोस में सबसे कम डिफ्यूजन होता है। तो ये था आज के टॉपिक, पदार्थ के इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो हम सभी ने पढ़ लिया।